हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न का स्पिनिंग कैसे किया जाता है उसी पर डिटेल चर्चा आज हम लोग करेंगे। बिफोर वी लर्न अबाउट स्पिनिंग, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड व्हाई स्पिनिंग इज नेसेसरी। स्पिनिंग के बारे में पढ़ने से पहले चलिए कि हम लोग एक्टिविटी करते हैं यह समझने के लिए कि स्पिनिंग जरूरी क्यों है। क्या है एक्टिविटी? होल्ड सम कॉटन इन योर लेफ्ट हैंड। कुछ कॉटन को आप अपने बाएं हाथ में ले लीजिए। पिंच इट बिटवीन योर थंब and the forefinger of the right hand and gently pull outward, twisting in clockwise direction till you get a cotton wick about 10 cm in length. क्या करना है? कुछ कॉटन लीजिए, उस कॉटन को आप अपने थंब यानी कि ये अंगूठा है ना, और फोर फिंगर्स, ये आप देख पा रहे हैं हाथ है ना, ये हाथ की जो पांचों उंगलियां होती है यही है थंब। थंब के ठीक बगल में ये होता है फोर फिंगर जिसको कि इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। फिर ये होता है मिडिल फिंगर, फिर ये होता है रिंग फिंगर और फिर ये होता है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर, फिर ये थंब है ना, सबसे मोटा और सबसे छोटा, यही हो गया थंब। तो अब क्या करना, आपको कुछ कॉटन लेना है, उस कॉटन को अपने एक हाथ के इस थंब और इस फोर फिंगर से ऐसे पिंच कर लेना है। उस कॉटन को ऐसे ये दोनों फिंगर्स की मदद से ऐसे दबा लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है। देखिए कॉटन के एक हिस्से को कैसे ये थंब और फोर फिंगर से पिंच किया गया है। तो एक हाथ से आपका ये हो जाएगा, दूसरे हाथ से आपको उस कॉटन को पकड़े रहना है और फिर उस कॉटन को क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में उसको ट्विस्ट करना है, उसको घुमाना है। यानी कि सपोज कीजिए कि ये कॉटन है, कॉटन तो है नहीं, ये पेन है, पर मान लीजिए कॉटन है और ये मैंने एक हाथ का अपना थंब और फोर फिंगर लिया, यहाँ से इसको पिंच कर लिया, इसे पकड़ लिया। अब ये दूसरी तरफ यहाँ से पकड़ के इसको हम लोग क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, ये जो जिधर से मैं पकड़ा हूँ अपने थंब और फोर फिंगर से, इधर टच से मस नहीं होने देना है, इधर बिल्कुल दबा के रखना है, पिंच करके रखना है, होल्ड करके रखना है, उसको टाइटली इधर से उधर नहीं हो। केवल इसी हाथ को दूसरे वाले हाथ से उसको ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट भी करना, और ट्विस्टिंग के साथ साथ इसको बाहर की तरफ पुल भी करना है ना। इस हाथ को कुछ नहीं करना है, इस वाले हाथ को कुछ नहीं करना है, ये जहाँ का तहाँ फिक्स रहेगा। बस इस वाले हाथ से उसको ऐसे क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना, रोटेट करना है और बाहर की तरफ ऐसे पुल करना है, खींचना भी है साथ साथ। क्या होंगे, वो जो रेशे हैं, फाइबर्स हैं कॉटन के, वो आपस में कॉम्पैक्ट होते चले जाएंगे और एक विक बत्ती के रूप में तैयार होती चली जाएंगे। बत्ती दिया जलाने के लिए जिस बत्ती का आप इस्तेमाल करते हो उस बत्ती की तरह वो बनते चले जाएंगे। और इसी तरह करते करते आप एक बत्ती तैयार कीजिए लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा। फिर यहाँ पर बिल्कुल फिगर बनाकर कच्ची तरह से किया गया। आप देखिए यहाँ पर पकड़ा गया, दूसरा से ट्विस्ट कर और ये खींच रहे हैं और ये बीच में ऐसे कैसे बत्ती की तरह ये चीज़ तैयार हो रही है और बन रही है। डिवाइड द विक इनटू 2 पार्ट्स। अब जो बत्ती तैयार हुई है उसको आप 2 भागों में बांटिए। कीप 1 पार्ट ऑफ द विक एज इट इज। बत्ती के एक टुकड़े को ज्यों का त्यों रखिए। ट्विस्ट द अदर पार्ट ऑफ द विक एज मच एज यू कैन सो एज टू मेक अ थ्रेड। और बत्ती का जो दूसरा हिस्सा है उसको आप ठीक उसी तरह
जैसे कि यहाँ पर एक हाथ के थंब और फोर फिंगर से पिंच करके दूसरे हाथ से आपने उसको क्लॉकवाइज क्या कहते हैं उसको ट्विस्ट किया था और आउटवर्ड उसको पुल किया था, ठीक उसी प्रोसेस से बत्ती के दूसरे हिस्से के साथ आप करें तो उसको ये प्रोसेस तब तक करते रहें जब तक कि यहाँ पर जैसे इस बार पहले विक बनी थी, अब वो धीरे धीरे एक थ्रेड हो जाएगा, धागा के रूप में बदल जाएगा, तब तक उसको आपने ऐसा करना है। फिर नाउ होल्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विक अनट्विस्टेड फ्रॉम बोथ एंड्स एंड देन ट्राई टू ब्रेक इट। अब जो पहला हिस्सा था आपका विक का जो कि अनट्विस्टेड था, जिसके साथ आपने और अधिक ट्विस्टिंग नहीं की थी, है ना, उसको आप क्या करें, तोड़ने की कोशिश करें। रिपीट द प्रोसीजर विद अनदर थ्रेड ट्विस्टेड, और इसी प्रोसेस को यानी कि तोड़ने वाली कोशिश की प्रोसेस को आप दोहराएं उस बत्ती के दूसरे हिस्से के साथ जिसको कि आपने ट्विस्ट करते करते पुल करते करते थ्रेड का रूप दे दिया है उसके साथ। You will notice that twisted thread requires more force to break। आप देखेंगे जो पहला बत्ती का जो पहला हिस्सा था विक का जो फर्स्ट पार्ट था उसको जब आपने तोड़ने के लिए कोशिश किया तो कम फोर्स में ही वो इजीली ब्रेक हो गया, जबकि जो दूसरा पार्ट था जिसको कि आपने तोड़ने के लिए कोशिश की तो उसको तोड़ने के लिए पहले पार्ट की तुलना में ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ी थी। Thus, the activity clearly proves that twisting increases the strength of the fiber। इस तरीके से ये एक्टिविटी इस बात को साबित करती है, प्रूव करती है कि जो ट्विस्टिंग जो है वो फाइबर के स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ा देती है, फाइबर के स्ट्रेंथ को, ताकत को, मजबूती को बढ़ा देती है। कौन? ट्विस्टिंग। और उसी ट्विस्टिंग का दूसरा नाम है स्पिनिंग, यानी कि स्पिनिंग का अर्थ हो गया ट्विस्टिंग। स्पिनिंग ऑफ कॉटन का अर्थ क्या हो गया? कॉटन की ट्विस्टिंग, उसको ट्विस्ट करना है। तो टॉपिक था स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार, यानी कि कॉटन को ट्विस्ट करते 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 यार्न का रूप दे देना, क्या हो गया? स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। अब है स्पिनिंग के लिए यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या लिखता है। स्पिनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न बाय ट्विस्टिंग टुगेदर प्लांट और एनिमल फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। प्लांट या एनिमल फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं? यार्न बनाने के लिए, यानी कि प्लांट फाइबर या एनिमल फाइबर को एक साथ टुगेदर ट्विस्ट करके यार्न बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिनिंग। In other words, the process of twisting the fibers so as to make a stronger thread is called spinning। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फाइबर को ट्विस्ट करने का प्रोसेस ताकि वो फाइबर एक मजबूत धागे के रूप में बदल जाए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। During spinning, the fibers from the mass of cotton are drawn outward and at the same time twisted to form a strong yarn। अभी आपको बताया था मैं कि इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉटन है या जो भी फाइबर है, चाहे वो प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर है, कोई भी फाइबर है, तो कॉटन भी एक फाइबर ही है और वो प्लांट फाइबर है। तो एक तरफ से हम अपने थंब और फोर फिंगर से उसको पूरी तरह से पिंच करके रखते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ करके उसको रखते हैं, हिलने डुलने नहीं देते, टच से मस नहीं होने देते, और दूसरे हाथ से उसको ऐसे ऐसे करके क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में उसको ट्विस्ट भी करते हैं। और ट्विस्टिंग के साथ साथ धीरे धीरे स्लोली हम उसको आउटवर्ड पुल भी करते हैं, यानी कि जब हमारा यहाँ था इतना सा था, वो ट्विस्ट करते करते पुल करते करते धीरे 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 वो पतला और मजबूत होता चला जाएगा और लंबा भी होता चला जाएगा।
ये सारा काम एक साथ टुगेदर करते हैं। अब है कॉमन स्पिनिंग डिवाइसेस। अभी तो जो हमने एक्टिविटी की वो अपने हाथ से की, और हाथ से ऐसा कितना काम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ही थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम करना हो कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड्स बनाने हो, यार्न बनाने हो, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी मशीन का यूज़ लेना पड़ेगा, डिवाइस को यूज करना पड़ेगा। तो कॉमन स्प्रिंग जो डिवाइसेस है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। इन रिमोट विलेजेस इन इंडिया द लिंट दैट इज डिसीडेड कॉटन इज beaten to shades to form fluffy mass. This fluffy mass of cotton is then made into loose cotton wicks about 1 cm thick and 15 cm long. The cotton wicks are then converted into cotton yarn as described below. भारत के रिमोट विलेजेस में, दूर दराज के गांव में जहाँ तक पहुँच भी, रिमोट एरियाज उस एरियाज को कहते हैं जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क के रास्ते नहीं होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होते हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो उन एरियाज को कहते हैं रिमोट एरियाज। तो हमारे देश के जो रिमोट विलेजेस हैं, ऐसे कठिनाई से पहुंच सकने वाले जो गांव हैं, उन गांवों में ये यार्न बनाने का प्रोसेस किया जाता है, स्पिनिंग का प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है कि कॉटन को डिसीडेड किया जाता है, यानी कि उसमें से सीड को निकाल बाहर किया जाता है, बिना सीड वाला कॉटन फाइबर लिया जाता है। और जो डिसीडेड कॉटन फाइबर होता है, कि जिसमें से बीज निकाल दिया गया रहता है, वो वाला जो कॉटन फाइबर होता है उसको एक वर्ड में हम लोग लिंट कहते हैं। तो उस लिंट को अब वो क्या करते हैं, उसको बीट किया जाता है, उसको पीटा जाता है ना, और ताकि वो फ्लफी हो जाए। क्या हो जाए? वो फ्लफी हो जाए। और जिसको हम लोग देहाती अपने भाषा में कहते हैं धुनना, धुनाई करना। आप कभी तकिया बनाने वाले, गद्दा बनाने वाले, रजाई बनाने वाले के पास गए होंगे, तो कॉटन को यानी कि रुई को उनके पास एक हैंड डिवाइस होता है, उसकी मदद से उसमें पसा और एक डंडा टाइप का होता है उनके पास, डमरू जैसा कोई चीज़, उससे पीट पीट के उसको वो कॉटन को फ्लफी बना देते हैं। तो जो पहले बिल्कुल दबा हुआ था, प्रेस्ड कॉटन था, हार्ड कॉटन था, और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। यानी कि सीधी भाषा में बात करें तो कॉटन के पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से फ्लफी हो जाते हैं, है ना। तो उसको फ्लफी बनाया जाता है उस तरीके से धुनाई करके। फिर इस फ्लफी कॉटन से क्या कहता है, बत्तियां बनाई जाती हैं, करीब 1 सेंटीमीटर मोटी और 15 सेंटीमीटर लंबे। ऐसे विक्स बत्तियां बना ली जाती हैं। फिर बाद में उन बत्तियों से कॉटन यार्न यानी कि कपास का धागा तैयार किया जाता है। वो जो प्रोसेस अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, उस प्रोसेस की मदद से। ये तकली और हैंड स्पिंडल, यहां पर आप देख सकते हैं एक फिगर ये बना हुआ है। ये फिगर तकली का है। तकली आपके जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जनेऊ बनाने का काम करते होंगे। जनेऊ जो ब्राह्मण लोग या और भी अन्य लोग जो पहनते हैं, पुजारी लोग, पंडित लोग जो पहनते हैं, धागा जैसा कुछ आपने उनको गले में पहने हुए देखा होगा, वो जनेऊ कहलाता है। और उस जनेऊ को बनाने वाले लोग, हो सकता है आपके इर्द गिर्द जान पहचान में कुछ लोग होंगे, तो उनके पास इसी तरह की एक डिवाइस होती है जो कि मेटल से बनी होती है। इसी डिवाइस की मदद से वे लोग जनेऊ बनाते हैं। तो इसको बोला जाता है तकली, है ना। क्या बोलते हैं? तकली या फिर हैंड स्पिंडल। तो इसकी मदद से, तकली की मदद से या फिर हैंड स्पिंडल की मदद से कैसे ये काम किया जाता है उसको हम देखते हैं। इट इज़ अ tapering 15 cm to 20 cm long steel or brass rod having a sharp depression in near the top. ये स्टील और ब्रास डिस्क B is attached
नियर द बॉटम। ये क्या होता है, तकली कैसा होता है, ये स्टील या ब्रास का बना हुआ एक रॉड टाइप का चीज़ है। स्टील या ब्रास का बना हुआ एक रॉड टाइप का चीज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक रॉड टाइप का है। और यही है वो रॉड टाइप का स्टील या ब्रास का बना हुआ। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ ये जा रहा है, ये टैपर होता चला जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा पतला होता चला जा रहा है। एक बार आप फिर से गौर से देखिए, यहाँ ऊपर ये मोटा है और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है ये धीरे 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 करके ये टैपर होता चला जा रहा है, यानी कि पतला होता चला जा रहा है। और ये जो इसका टैपर एंड है, पतला वाला जो एंड है, यहीं पर एक डिस्क टाइप का चीज़ लगा हुआ है। यह भी स्टील या ब्रास का बना हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल एंड में नहीं है, जो लास्ट पॉइंट है उसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है ना। यानी कि अब ये जो रॉड टाइप का है ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा है और नीचे ये इस डिस्क के नीचे बहुत बहुत छोटा है। तो यही है तकली या हैंड स्पिंडल, जो कि स्टील या ब्रास का बना हुआ है। और इस रॉड की जो कुल लंबाई है 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। The cotton wick is twisted to form a small thread which is then hooked at A. The takli is suspended vertically and is given a sharp twist in clockwise or anti-clockwise direction so that it starts spinning. At the same time, the cotton wick is pulled outward. The fibers from cotton are drawn and the same time twisted to form cotton yarn. The cotton yarn so formed is removed from A and wound over disc B. This process is repeated on and on when a roll of cotton yarn is formed on B. यहाँ पर इस तकली को आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इसको पॉइंट A और ये जो डिस्क है इसको पॉइंट B बोला गया है। अब इस प्रोसेस में क्या बोला जा रहा है, द कॉटन विक इज ट्विस्टेड टू फॉर्म ए स्मॉल थ्रेड विच इज देन हुक्ड एट ए। एक कॉटन जो विक है जिसको कि ट्विस्ट करके एक थ्रेड का रूप दिया गया है, उसको इस पॉइंट ए पर हुक कर दिया जाता है। फिर इस तकली को ऐसे जैसे यहाँ पर फिगर में बना वैसे ही वर्टिकली सस्पेंड कर दिया जाता है और इसको एक शार्प ट्विस्ट दिया जाता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे ये लटका हुआ है ना, यहाँ पे उस विक से जो थ्रेड तैयार किया गया है उसको हुक करके उसको फंसा करके इस एंड पर, और फिर इस तकली को ना एक क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज शार्प उसको ट्विस्ट दे दिया जाता है। यानी कि वो तेज़ी से जो है ऐसे नाचने लगता है ना, तकली जो है यानी हैंड स्पिंडल वो बड़ी तेज़ी से ऐसे नाचने लगता है। फिर क्या होता है, ठीक उसी समय कॉटन जो विक है उसको आउटवर्ड पुल भी किया जाता है। यानी कि तकली स्पिन कर रही होती है, घूम रही होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिधर भी उसको शार्प ट्विस्ट दिया गया है उस डायरेक्शन में घूम रही होती है, नाच रही होती है। और साथ साथ जो विक यहाँ पर हमने हुक किया था उसको आउटवर्ड पुल भी किया जाता है। फिर द फाइबर फ्रॉम कॉटन आर ड्रॉन एंड एट द सेम टाइम ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। और बाहर पुल करते वक्त उसको ट्विस्ट भी किया जाता है जिससे वो यार्न का रूप ले लेता है। फिर द कॉटन आर सो फॉर्म्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम ए एंड वाउंड ओवर डिस्क बी। उसके बाद कहता है जो कॉटन यार्न है वो अपने आप पॉइंट ए जहाँ पर हुक किया गया था वहाँ से धीरे धीरे खुलते चला जाता है और एंड बी पर यानी कि इस डिस्क में आकर के वो लपेटता चला जाता, अपने आप लपेटता चला जाता है ना। और ये प्रोसेस तब तक दोहराते रहते जब तक सारा का सारा जो हमने ऊपर कॉटन विक लिया था एंड ए पर वो एंड बी पर यानी कि इस डिस्क में आकर के नहीं रोल हो जाता, नहीं लपेटा जाता, तब तक इस प्रोसेस को दोहराया जाता रहता, बार बार कैरी किया जाता है। तो ये तो हो गया तकली यानी कि हैंड स्पिन की मदद से कैसे यार्न बनाया जाता है
अब दूसरा जो है तरीका वो है ये चरखा और स्पिनिंग व्हील। इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील और अपने भारतीय भाषा में इसको चरखा बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चरखा बना हुआ है और एक लेडी है, महिला है, जो कि इस चरखा से स्पिनिंग कर रही है। It is a mechanical device in which a sharp spindle of steel is made to rotate very rapidly with the help of a hand wheel. यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। इस मैकेनिकल डिवाइस में यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस इन विच अ शार्प स्पिंडल ऑफ स्टील इज मेड। एक स्टील का शार्प स्पिंडल बना होता है ना, जिसको कि रैपिडली नचाया जाता है। यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, उस हैंडल की मदद से उस हैंडल को घुमाया जाता है और ये स्पिंडल रोटेट करता है, जो कि स्टील का बना होता है। फिर क्या होता है, the cotton wick is twisted to form a small thread which is wound over the spindle. स्पिंडल के ऊपर कॉटन जो विक है वो ट्विस्ट होकर के थ्रेड का रूप ले करके स्पिंडल पर लपेटता चला जाता है। द स्पिंडल इज देन मेड टू रोटेट रैपिडली बाई टर्निंग द हैंड व्हील एंड एट द सेम टाइम द कॉटन विक इज जेंटली पुल्ड आउटवर्ड। फिर क्या किया जाता है कि जो स्पिंडल है उसको तेज़ी से नचाया जाता है हैंडल की मदद से, उसमें हैंडल बना हुआ है तभी दिखाया आपको, और साथ साथ कॉटन विक को धीरे धीरे जेंटली उसको बाहर की तरफ पुल भी किया जाता है। द फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन मास इन कॉटन विक आर ड्रॉन आउट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड विच आर एट द सेम टाइम ट्विस्टेड टू फॉर्म कॉटन यार्न। और इस तरीके से वो जो कॉटन का जो विक है वो धीरे धीरे ट्विस्ट होकर के पतला थ्रेड की तरह होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है और वो कॉटन यार्न का रूप ले लेता है। द कॉटन यार्न इज वाउंड ओवर द स्पिंडल, और जो कॉटन यार्न है वो स्पिंडल पर ही लपटा जाता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन एंड ऑन टिल अ रोल ऑफ कॉटन यार्न इज प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस को इसी तरह से रिपीट किया जाता है जब तक कि एक पूरा रोल नहीं तैयार हो जाता है कॉटन यार्न का। ऑल्सो नो दिस, जरा इसको भी जानिए जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने चरखा को पॉपुलर बनाया, मशहूर बनाया। स्वतंत्रता की हमारी जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के साथ, उसी लड़ाई के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। ही एडवाइज पीपल नॉट टू वियर imported cotton cloth made in the mills of Great Britain. Instead, he advised people to wear cotton clothes made from homespun cotton, commonly called खादी। उन्होंने लोगों को राय दिया गांधी जी ने कि ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में जो सूती कपड़े बने हुए हैं, कॉटन के कपड़े बने हुए हैं, उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करके वे लोग घरों में हाथों से बने हुए सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। और उस हाथ से बने हुए लोगों के घर में बने हुए सूती कपड़ों को उन्होंने एक अलग नाम दिया, वो है खादी। नेक्स्ट है, अभी हमने स्पिंडल से देखा, चरखा से देखा, अब ये है तीसरा चीज़, वो इंडस्ट्रियल स्पिनिंग ऑफ कॉटन, जहाँ पर औद्योगिक तरीके से मशीनों की मदद से सारा काम होता है। इन इंडस्ट्रियल मिल्स द रॉ कॉटन दैट इज लिंट इज कार्डेड, that is beaten into shades to form fluffy mass and cleaned from a straw and dry leaves, etc. The clean cotton is then fed into a machine in which the fibers are combed and is straightened. It is then finally converted into rope like a stand in another machine. यहाँ पर बड़े बड़े मशीनों में लिंट को डाला जाता है। लिंट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डीसीडेड कॉटन को लिंट कहते हैं। तो डीसीडेड जो है उसको डाला जाता है, फिर वहाँ पर मशीन की मदद से ही उसको बिट किया जाता है फ्लफी बनाने के लिए, और फिर उसकी क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग करने के बाद एक मशीन के अंदर उसको डाल दिया जाता है, जिस मशीन के अंदर
वो स्ट्रेटन होते हैं और थ्रेड का रूप ले लेते हैं और फाइनली बिल्कुल रस्सी जैसी मजबूत और लंबा थ्रेड एक दूसरे मशीन में इकट्ठा हो जाता है। दिस रोप लाइक स्टैंड ऑफ कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड सिल्वर। और ये रस्सी की जैसी जो कॉटन के फाइबर्स मिले हुए हैं उनको कहते हैं सिल्वर। टू मेक सिल्वर इनटू ए स्ट्रॉन्ग यार्न फॉर वीविंग इट इज पुल्ड एंड स्पन इन अनदर मशीन। और फिर उसको और मजबूत बनाने के लिए और पतला बनाने के लिए उसको और अधिक स्पन किया जाता है एक दूसरे मशीन के अंदर। द कॉटन यार्न कॉमनली कॉल्ड थ्रेड इज वाउंड ऑन बिग वुडन और प्लास्टिक रील्स कॉल्ड बॉबिन्स। और ये जो कॉटन यार्न तैयार होते हैं जिनको कि थ्रेड बोलते हैं हम लोग, धागा बोलते हैं, वो एक बड़े लकड़ी के या प्लास्टिक के रील में लपेटे चले जाते हैं जिसको कि बॉबिन्स कहा जाता है। द यार्न ऑन द बॉबिन्स इज फाइनली यूज फॉर वीविंग क्लोथ्स। और बॉबिन पे जो ये धागा इकट्ठा हुआ है उसी का इस्तेमाल होता है फाइनली कपड़ा बनाने में। अभी आया यार्न टू फैब्रिक। देर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यार्न। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर हम लोग यार्न से फैब्रिक बनाए जाते हैं। हाउएवर टू मेन प्रोसेसेस आर निटिंग एंड वीविंग। लेकिन दो जो मेन प्रोसेसेस हैं यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए वो है निटिंग एंड वीविंग। Knitting is the process of making fabric by looping yarns around each other using knitting needles। इसमें knitting needles का इस्तेमाल करते हुए और yarns को एक दूसरे के चारों तरफ लपेटते हुए, है ना, फिर फैब्रिक तैयार किया जाता है। Clothing such as sweater, socks, scarf and hats are made by knitting। इस तरह के कपड़े जैसे कि स्वेटर हो गए, सॉक्स मोजे हो गए, स्कार्फ हो गए, हैट्स हो गए, ये सब निटिंग से ही तैयार किया जाता है। हो सकता है आपके घर में भी निटिंग होती हो, ऊन की निटिंग करके आपके घर में स्वेटर, मफलर, टोपी और भी कुछ चीज़ें बनाई जाती होंगी। आपके घर के जो महिलाएं होंगे वो ज़रूर निटिंग करती होंगी। निटिंग में भी डन बाय हैंड और बाय मशीन। इस निटिंग को हाथ से या मशीन से दोनों से किया जाता है। मोस्ट निटिंग इज डन बाय टू नीडल्स। ज़्यादातर जो निटिंग होती है दो नीडल्स की मदद से होती है। द फैब्रिक इज मेड बाय रैपिंग अ सीरीज ऑफ लूप्स थ्रेड्स अराउंड वन नीडल इन अ रिक्वायर्ड नंबर। द सेकेंड नीडल इज इंसर्टेड इनटू वन और टू लूप्स एट अ टाइम एंड द yarn is wrapped around in a certain way. The stitch is made by when the loop is passed onto the second needle। यहाँ पर दो निडल का प्रयोग किया जाता है। एक निडल इधर से होती है और एक निडल होती है। एक में लपेटे हुए रहते फिर उसमें से छुड़ा करके दूसरे में, इस तरह से प्रोसेस किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली बेटर समझ में आएगा। आप अपने घर में जो भी महिलाएं हैं स्वेटर वगैरह बुनती हैं उनके पास देखिएगा दो निडल होंगी और उनकी मदद से कैसे स्वेटर बनते हैं। आप बोलिएगा कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 5 मिनट वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएं तो जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो आपको पूरी ज़िंदगी भर के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर दूसरा जो वे है वो है वीविंग का। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय क्रॉसिंग 2 सेट्स ऑफ yarn ओवर एंड अंडर ईच अदर इज कॉल्ड वीविंग। इसमें क्या किया जाता है कि जब 2 सेट ऑफ yarns ले लेते हैं और एक दूसरे के नीचे क्रॉस करते हैं, यानी कि ये मान लीजिए एक सेट ऑफ yarns ऐसे बिछा दिए गए, अब दूसरे सेट ऑफ जो yarn आते हैं यहाँ ऊपर, फिर इसके नीचे से इसके ऊपर, फिर इसके नीचे से, इस तरीके से करके इसको बनाया जाता है ना। फिर ऐसे 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 जब ये करे जाते एक के ऊपर नीचे एक ऐसे, तो इस तरीके से ये जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, ये ऐसे हो जाती है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग वीविंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय क्रॉसिंग 2 सेट्स ऑफ yarn ओवर एंड अंडर ईच अदर इज कॉल्ड वीविंग। पीपल लर्न, ये प्रोसेस आपने देखा होगा अपने आसपास, घर के आसपास बहुत सारे लोगों को
जो कि रस्सी की मदद से या फिर और भी कुछ मटेरियल्स आते हैं उसकी मदद से खाट बुनते होंगे। खाट की बुनाई करते हुए आपने उनको देखा होगा। कुर्सियों में भी कई बार प्लास्टिक के थ्रेड्स बुने जाते हैं, उनको बुनते हुए देखा होगा इस तरीके से। और टोकरियां जो बनाते हैं उनके पास, चटाई बनाते हैं उनके पास आपने देखा होगा ये सेम प्रोसेस यूज किया जाता है। People learned to weave thousands of years ago with grasses, leaf stalks, palm leaves and thin strips of wood. लोग हजारों साल पहले भी, है ना, हजारों साल पहले भी लोग वीविंग करते थे। किसकी? घास की मदद से, पत्तियों की मदद से, पाम लीव्स की मदद से और लकड़ियों के थिन स्ट्रिप्स की मदद से ऐसे लोग वीविंग करते थे। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। कपड़ों की जो वीविंग होती है जिस डिवाइस पर होती है उनको क्या कहते हैं? लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और जो लूम्स है हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है, हाथ से भी उसको ऑपरेट किया जा सकता है, और मशीन ऑपरेटेड भी हो सकता है, मशीन से भी उनकी ऑपरेटिंग होती हो। इन विलेजेस फैब्रिक्स दैट इज कॉटन एंड वूल आर मेड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय द वीवर्स यूजिंग हैंडलूम्स। गांव में जो फैब्रिक तैयार किया जाता है कॉटन का या फिर वूल का, ये छोटे स्तर पर क्या होता है, वीवर्स जो होते हैं, बुनकर जो होते हैं, हैंडलूम्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑन अ लार्ज स्केल कॉटन एंड वूलन फैब्रिक्स आर मेड बाय बिग मशीन्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और बड़े स्केल पर कॉटन या फिर ऊन की जो फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं वो बड़े बड़े मशीनों के द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में होता है, और उन फैक्ट्रियों को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। दीज मशीन्स आर कॉमनली कॉल्ड पावर लूम्स। ऐसे मशीन्स को पावर लूम्स बोला जाता है। इन एनी काइंड ऑफ लूम द yarns placed lengthwise on the frames is called warp. In any kind of loom the yarns placed lengthwise on the frames is called warp. किसी भी तरह के लूम में, चाहे वो हैंड लूम हो या फिर पावर लूम हो, जो यार्न्स लेंथ वाइज एक फ्रेम में प्लेस किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं वार्प। अनदर yarn is wound on wooden reel and is placed in the shuttle of the machine. The machine carries the thread in the shuttle back and forth across the wrap lengthwise. The yarn which the shuttle spreads across the wrap is called weft. और जो आपने बताया अभी मैंने कि लेंथ वाइज इस तरह से जो यार्न्स लगाए गए हैं उनको वार्प, कहीं वार्प लिख रहा है, कहीं रैप लिख रहा है। अब दोनों में से करेक्ट क्या है ये चेकआउट करना पड़ेगा, अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो भी वार्प है या रैप है, जो लेंथ वाइज ऐसे किया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, वो हो गया। और फिर उसके ऐसे क्रॉस इस तरह से जो यार्न सब उसमें फंसाए जाते हैं, वीव किए जाते हैं, उनको कहते हैं वेफ्ट। ड्यूरिंग वीविंग द वेफ्ट थ्रेड्स क्रॉस ओवर अंडर द वार्प थ्रेड अल्टरनेटली एंड मेक द फैब्रिक। यही होता है, वार्प और जो वेफ्ट हैं वो किस क्रॉस करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया था, ये मान के चलिए कि वार्प हो गए और ये हो गए वेफ्ट, और ऐसे ये किए गए। फिर दूसरा जो थ्रेड आएगा वो ऐसे इस तरीके से, फिर तीसरा इधर से जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट अप किया जाता है। ये हो गई वीविंग। तो आज हम लोग पढ़े स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न कैसे किया, तो उसके सारे प्रोसेसेस वगैरह पर हमने चर्चा की है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। थैंक यू।